नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से ज्वालामुखी भूदृश्य है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब भूमि के ऊपर जो दृश्य हमें ज्वालामुखी से संबंधित दिखे उसे ज्वालामुखी भूदृश्य की संज्ञा दी जाती है। और ज्वालामुखी शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप परिचित ना हो। ज्वालामुखी का मतलब ही होता है कि भूमि मतलब कि ज़मीन के अंदर से मैग्मा जो आपका लावा के रूप में बाहर निकलता है विस्फोट करके, तो वो जो प्रक्रिया चलती है उसका संबंध ज्वालामुखी से है। ठीक है। और जो भी ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है उसका संबंध टेक्टोनिक प्लेटों से होता है। प्लेटें जो होती हैं आपकी, हम लोग जानते भी हैं कि जो प्लेटें होती हैं उसमें संचलन की क्रिया होती है। और संचलन की क्रिया भी कई प्रकार की होती है। संचलन क्रिया जैसे कि प्लेटें क्या करती हैं, अपने दो प्लेटें समानांतर रन चलती हैं। ठीक है। दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, दोनों में तनाव होता है। ठीक है। तो इन सब प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन ध्यान देंगे कि जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चल रही हो तब ज्वालामुखी क्रिया संपन्न नहीं होगी। इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से नहीं है। तो ज्वालामुखी क्रिया का संबंध सिर्फ और सिर्फ दो क्रियाओं से है, जब प्लेटें दूसरे से दूर जा रही हों और जब प्लेटें दूसरे के पास आ रही हों, तभी ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न हो सकती है। और ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होने के पश्चात जो स्थलाकृति या जो आकार हमको भूदृश्य देखने को मिलता है धरातल पे, उसी को हम लोग ज्वालामुखी भूदृश्य की संज्ञा दे रहे हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसमें तीनों प्रकार के मतलब कि जो आपकी द्रव्य की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, तीनों ही रूपों में अंदर से जो आपका पदार्थ होता है बाहर आता है। ठोस के रूप में भी पदार्थ बाहर आता है, गैस के रूप में भी आता है और द्रव के रूप में भी बाहर आता है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इतनी कॉमन सी चीज़ें हैं, इनको याद रखें। ज्वालामुखी का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्वालामुखी भूदृश्य, इसके अलावा भी हम लोग सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी और भी कई प्रकार हैं ज्वालामुखी के, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्वालामुखी टॉपिक लंबा है, इसमें यह भी देखेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी किन किन देशों में पड़ता है, उनकी पोजीशन मैप पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल जो आज जो शुरू कर रहे हैं वो भूदृश्य है, तो भूदृश्य पे चर्चा कर लें क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान देंगे उसको। तो पहला जो हमारा भूदृश्य है वो राख अथवा सिंडर शंकु है। तो जो परीक्षा में आएगा प्रश्न वो सिंडर शंकु के नाम से आता है कि सिंडर शंकु किस प्रकार की स्थलाकृति है या किस से संबंधित है। ठीक है। तो ये संबंधित है ज्वालामुखी से। तो सिंडर शंकु या राख शंकु की संज्ञा दे सकती है। अब जैसा कि नाम है कि ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो राख हवा में उड़ती है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी होके ज़मीन पर इकट्ठा होने लगती है, धरातल पे इकट्ठा होने लगती है और एक शंकु का रूप धारण कर लेती है। मतलब उसे कह सकते हैं, उसे हम लोग शंकु की क्रिया के मतलब ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो मलबा बाहर आता है उससे जो एक शंकु के शेप में आकार जो आकृति बनती है उसे हम लोग सिंडर शंकु कहते हैं। ठीक है। और जो इसका किनारा होता है, ध्यान देंगे, वो अवतल किनारा होता है, ये भी याद रखेंगे। और इसका उदाहरण हम लोग हवाई द्वीप में देख सकते हैं। तो हवाई द्वीप याद रखेगा, हवाई द्वीप में सिंडर शंकु अधिक देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रकार है। दूसरा प्रकार है अम्ल लावा शंकु अथवा गुंबद। ठीक है। आकृति मैंने बना दी है, आकृति से भी आप आइडिया लगा लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा अम्ल लावा शंकु या गुंबद। तो ये कॉमन सा एक आकृति है। अम्ल लावा जब हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि शंकु के अंदर जो मैग्मा, जो आपका ज्वालामुखी है उसका जो मैग्मा है उसके अंदर सिलिका की मात्रा बहुत अधिक है। तो सिलिका की मात्रा अधिक होने से जो मैग्मा होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है। तो वो बाहर आता है। ठीक है। तो अम्ल जो सिलिका की मात्रा अधिक, हमेशा याद रखिए कि जो अम्ल लावा होगा या इस प्रकार का जो गुंबद बनेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा। ठीक है। उसका लावा कैसा होगा, अम्लीय होगा। मैग्मा अम्लीय है तो लावा भी अम्लीय होगा। और उसकी आकृति जैसे कि हमने ऊपर का बनाया सिंडर शंकु जब बनाया था, तो इसकी ढाल और इसकी ढाल में अंतर है। इसमें जो ढाल देखने को मिलेगी, क्या आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको अर्धगोले के शेप में इसकी आकृति निकल के आएगी और बहुत ही तीव्र इसका ढाल होता है। ठीक है। और इस तरह से आकृति बनती है, तो गुंबद के शेप में आकृति बनेगी इसकी। ठीक है। तो याद रखेंगे।
इस तरह की जो ज्वालामुखी का जो आकार बहुत धरातल पर देखने को मिलता है वो इटली का स्ट्रोम्बोली और फ्रांस का पाई डी डोम प्रमुख है। जो इस तरह की आकृति आपको वहाँ पर ज्वालामुखियों की देखने को मिलेगी। तो इटली का स्ट्रोम्बोली और फ्रांस का पाई डी डोम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा प्रकार है वो पैठिक लावा शंकु अथवा लावा शील्ड के नाम से जाना जाता है। पैठिक लावा के नाम से पहचाना जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो सिलिका की मात्रा होती है लावा में वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा तरल होता है और तरल होने के कारण ये बहुत दूरी तक फैल जाता है। तो देखिए आकृति से देख रहे हैं आप, आइडिया लगा पा रहे हैं कि बहुत दूरी तक ये फैल गया है। और इस तरह का जो ज्वालामुखी होता है आपको हवाई द्वीप मोना लोआ इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो हवाई द्वीप मोना लोआ एक तरह का पैठिक लावा शंकु या लावा शील्ड का उदाहरण है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उदाहरण इसलिए दे दें जिससे कि आप लोग को इससे कुछ जो ज्वालामुखी उनके नाम भी याद जाए और उनकी पोजीशन आप किस जगह पर है वो भी याद कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो चौथा प्रकार है वो है शंकुस्थ शंकु, कोन इन कोन। आपको ये एक चौथा प्रकार है। ये विसुवियस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। विसुवियस जो ज्वालामुखी है आपका, और इसमें क्या होता है कि एक शंकु, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी शंकु के शेप में होता है, उसके ऊपर एक और शंकु के शेप एक ज्वालामुखी और देखने को मिल जाता है। मतलब शंकु के अंदर शंकु हमको देखने को मिलता है। तो वो कैसे होता है, शंकुस्थ शंकु या कोन की संज्ञा उसे दी जाती है। और विसुवियस इसका एक उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है विसुवियस। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। मिश्रित शंकु इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का रेनियर एंड हुड, फिलीपींस का मेयान और इटली का स्ट्रोम्बोली भी मिश्रित शंकु का उदाहरण है। शंकु का शेप से आइडिया लगा मिश्रित शंकु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी है आपका वो खुद ही अपने आप में शंकु का शेप में है, लेकिन उसमें उसी शंकु में मतलब उसी शेप में कई और छोटे छोटे क्या होते हैं शंकु बन जाते हैं। जो पोजीशन होगी, जैसे ऊपर के जो पोजीशन जो इसका टोपी वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम लोग क्रेटर का निर्माण होता है, अभी क्रेटर भी बताएंगे आप लोग को, उस तरह के कई शेप पूरे ज्वालामुखी में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि लावा दरारें पड़ गई और लावा क्या हुआ साइड से निकल आया, फिर यहाँ देख रहे साइड में फिर दरारें पड़ गई, लावा साइड से निकल गया। तो यहाँ भी शंकु का शेप देखने को मिलता है एक ज्वालामुखी के अंदर। तो छोटे छोटे कई शंकु देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या हो जाता है मिश्रित शंकु इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मतलब कि एक ज्वालामुखी के अंदर कई छोटे छोटे ज्वालामुखी कह सकते हैं बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ साइड में दरारें अंदर पड़ जाती हैं और दरारों से क्या होता है जो लावा होता है, मैग्मा जो होता है बाहर आ जाता है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर मैंने ये आपको बता दिया कि जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का रेनियर हुड, फिलीपींस का मेयान और इटली का स्ट्रोम्बोली, इसको याद रखेंगे। ये उदाहरण है मिश्रित शंकु का। नेक्स्ट जो छठा है हमारा काल्डेरा। काल्डेरा में क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो शंकु का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें इतनी तेज़ी से विस्फोट होता है, इतनी तेज़ी से लावा निकल के बाहर आता है कि ऊपर का हिस्सा क्या होता है वो उड़ जाता है। काल्डेरा का मतलब ही काल्डेरा का जो शब्द अर्थ होता है मतलब कढ़ाई से लगाया जाता है। तो वो पूरा का पूरा हिस्सा क्या होता है उड़ जाता है, और ये कढ़ाई का मतलब कि एक कह सकते हैं कढ़ाई का शेप धारण कर लेता है वो, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे करके पानी इकट्ठा होता है तो झील का भी निर्माण होता है। फिलहाल जो ये शेप निकल के आएगा, जब बहुत बड़ा हिस्सा ज्वालामुखी का ऊपर से हट जाएगा तो उसे काल्डेरा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। या आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, मैंने इसको डॉट डॉट करके दिखाया है। कभी इस तरह से ज्वालामुखी रहा होगा और ये ऊपर का हिस्सा उड़ गया। जापान का आसो जो आपका ज्वालामुखी है वो काल्डेरा का बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। मतलब जापान का सबसे बड़ा, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है तो जापान का आसो है, ये याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है 7वें नंबर का है ज्वालामुखी का डार्ट या प्लग। ज्वालामुखी का डॉट या प्लग जो है यूएसए का डेविल टावर जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होता है उसमें जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है और जब ज्वालामुखी का शंकु वाला जो शेप होता है जहाँ से लावा बार बार निकल रहा होता है, धीरे धीरे करके लावा क्या होता है निकलना बंद हो जाता है और वो लावा क्या होता है जम जाता है उसी में।
मतलब एक डॉट की तरह, मतलब एक कैप की तरह वो बंद होता है, फिर वहाँ से ज्वाला नहीं, वहाँ से आपका मैग्मा बाहर निकलता नहीं है, लावा के रूप में मैग्मा बाहर नहीं निकलता, वो डॉट के रूप में जमा हो जाता है। तो ये जो एक ग्रीवा बन जाती है इसकी, इसीलिए इसे कभी कभी ग्रीवा की संज्ञा भी दी जाती है, मतलब ज्वालामुखी ग्रीवा की संज्ञा भी दी जाती है इसको। तो यूएसए का डेविल टावर ज्वालामुखी डॉट या प्लग का बहुत बड़ा, प्लग मतलब इधर प्लग लगा दिया गया, मतलब उसको बंद कर दिया गया है। तो बंद किससे क्या कर दिया गया, लावा से बंद हो गया ये, क्योंकि लावा अब क्या हो गया, जम चुका है यहाँ पर ठंडा होकर, अब इसमें भविष्य में फिर विस्फोट होकर लावा नहीं निकल रहा है। तो जो यूएसए का डेविल टावर आपका इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8वें नंबर का क्रेटर झील। तो क्रेटर झील देखिए, यहाँ पर क्रेटर झील लिखा हुआ है। तो पहले क्या हो, क्रेटर का निर्माण होगा। क्रेटर का निर्माण कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी जब विस्फोट हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक विस्फोट नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए कि एक तरह से इस तरह से लावा हुआ, लावा जम गया है, अब वो क्या खाली स्थान हो गया है, खाली स्थान में बारिश का पानी या किसी प्रकार से वहाँ पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने से क्या हो, झील का निर्माण हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर झील बोलेंगे। क्रेटर झील का उदाहरण भारत में मिलता है, विश्व में भी देखने को मिलता है। जैसे उत्तरी सुमात्रा का टोबा झील जो है आपका, अमेरिका का आरिगन क्रेटर झील है आपका, आइसलैंड में ओस्कजुएटन झील है, और महाराष्ट्र का लोनार झील आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरी सुमात्रा का टोबा झील याद रखिएगा, ये भी एक तरह का क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी डायरेक्ट हम लोग ज्वालामुखी पे आ जा रहे हैं, या ज्वालामुखी पर्वत कह लीजिए उसको। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत एक संरचना ज्वालामुखी पर्वत की होती है। ठीक है, कि वो एक पर्वत का रूप धारण करेगा, मतलब कि जैसे पर्वत पहाड़ होते हैं सिंपल, हर एक पर्वत ज्वालामुखी तो होता नहीं है, लेकिन जो ज्वालामुखी बड़े बड़े जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा दी जाती है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, जापान का फ्यूजियामा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। इसमें विस्फोट क्या होता है, बहुत लंबे समय के बाद होता है, मतलब कि काफ़ी लंबा समय बीत जाता है तब जाके विस्फोट होता है इसमें। ठीक है, तो एक तरह से पर्वत का शेप होता है, काफ़ी बड़ी आकृति होती है, मतलब कि जितनी भी आकृतियाँ आप लोगों ने पढ़ी अभी यहाँ पर बुद्ध पढ़ा, ये ज्वालामुखी का छोटा मोटा रूप होता है, लेकिन जब हम ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है, पर्वत के समान काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह से उसमें ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा देते हैं। तो ये तो ज्वालामुखी के वो भूदृश्य की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो भूदृश्य है जो हम लोग धरातल के ऊपर ज्वालामुखी कई रूप देखने को मिलते हैं, छोटे या बड़े, या उसमें किसी प्रकार से विस्फोट होता है, तरीके से विस्फोट होता है, तरीके से भू-आकृतियों का निर्माण वो करते हैं धरातल के ऊपर। तो ये हो गया। अभी सक्रियता के आधार पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, तो वो भी चर्चा करेंगे, और फिर उन ज्वालामुखी की क्या स्थिति है पूरे विश्व में वो भी चर्चा करेंगे। तो ज्वालामुखी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।